आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन से कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो ऑप्शन ए है पूरा पाषाण, ऑप्शन बी है नव पाषाण, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण रहेगा। ठीक है, ताम्र पाषाण है जो कि पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। ताम्र पाषाण है जो कि पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। पाषाण युग के अंतर्गत आने वाले का नाम क्या है, पूरा पाषाण हो गया, नव पाषाण है और मध्य पाषाण है जो कि पाषाण युग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और याद रखिएगा ताम्र पाषाण युग में ही सबसे पहले तांबा का खोज किया गया था। ताम्र पाषाण युग में सबसे पहले तांबा का खोज किया गया था, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो सभी बताइएगा भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी 1957 से 1958 ईस्वी में। हमेशा याद रखिएगा 1957 से 1958 ईस्वी में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुआ था। अगर बात किया जाए कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और बात किया जाए कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा रायसेन जिला में। हमेशा याद रखिएगा रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न है कि भीमबेटका के दो के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन बी है मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन सी है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन डी है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीपों पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका में। भीमबेटका में शिला चित्रकारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो याद रखना एमपी राज्य में स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, एमपी राज्य में स्थित है। एमपी के किस जिला में स्थित है, तो याद रखिएगा रायसेन जिला में स्थित है। एमपी के रायसेन जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है जो अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो सभी लोग बताइएगा ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है सुरतुगी, ऑप्शन सी है नागेश्वर, ऑप्शन डी है रोपड़। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागेश्वर। याद रखिएगा नागेश्वर से शिल्प निर्माण के लिए शिल्प का प्राप्ति किया जाता था।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागेश्वर कहाँ पड़ता है, तो याद रखना गुजरात राज्य में। नागेश्वर कहाँ पड़ता है, तो याद रखना हमेशा गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। बताइएगा अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे। और भाग की बात किया जाए तो भाग कितना था, याद रखना 22 भाग था। और अनुसूचियां की बात किया जाए तो अनुसूचियां कितनी थी, तो याद रखना 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूचियां हो गया, तो याद रखिएगा वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गया। अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ था, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, और बात किया जाए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। और अस्थायी की बात किया जाए तो अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है, तो हमेशा याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थी, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी ठक्कर हो जाएगा। ए बी ठक्कर हो जाएगा। जो भी ए बी ठक्कर लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। जो भी ए बी ठक्कर लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। बताइएगा निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, यानी कि भारत। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। हमेशा याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी भूमि सीमा
साझा करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए कि यह कितना किलोमीटर तक साझा करती है, याद रखना है 4096 किलोमीटर तक बाबू, 4096 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, बताइएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो अभी बताएं आप लोग को किस देश के साथ है, तो हमेशा रखिएगा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बताए हैं उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा खले स्थल के साथ जुड़ी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा खले स्थल के साथ जुड़ी है, हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है, तो हमेशा रखना है बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बताएं उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं जो, अगला प्रश्न है कि भारत की लगभग खाली स्थान है कि थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की लगभग खाली स्थान है किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,100 किलोमीटर। 15,100 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर तक की सीमा थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए किस किस के देशों के साथ, तो याद रखना है पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, चीन हो गया, और नेपाल हो गया, और म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, भूटान हो गया, और अफगानिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, कितने देशों के साथ, तो याद रखना है दुनिया के 7 देशों के साथ, हमेशा याद रखना है 7 देशों के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। कितनी भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है, तो हमेशा रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5 राज्यों की सीमा। कौन कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा पहला उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा यूपी हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और पांचवा का क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, पांचवा सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा खनन। हमेशा रखिएगा खनन है जो कि आर्थिक गतिविधि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश क्षेत्र में नियोजित थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। हमेशा याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड खालिस्तानी का एक उदाहरण है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड खालिस्तानी का उदाहरण है, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर को बताइएगा अगला प्रश्न क्या करा जो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्रिया। सत्रिया है जो कि दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो याद रखना असम का बाबू। ठीक है, असम का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, असम का लोकप्रिय नृत्य। मोहिनीअट्टम कहाँ का है बताइएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है और भरतनाट्यम कहाँ का है और कथकली कहाँ का है? सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। केरल राज्य में मोहिनीअट्टम नृत्य प्रसिद्ध है भाव। ठीक है, लोकप्रिय है भाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मृणालिनी साराभाई का हाल ही निधन हो गया, वे कौन थी? बताइएगा मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि शास्त्रीय नृत्य गाना थी बाबू। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य गाना थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका निधन कब हुआ था? याद रखना है जनवरी 2016 में। जनवरी 2016 में इनका निधन हो गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न है कि मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमेशा याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का। हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो हमेशा याद रखिएगा द्रव्यमान एक अदिश राशि, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो याद रखिएगा शक्ति से एक सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत प्रवाह एक वेक्टर मात्रा नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए क्लास सीन हो गया। आप लोग बताइएगा कैसा लगा क्लास जो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।